जी अकबर, खुर्रम और नजम तीनों हैं मौजूद। नजम, जरा आप कंफर्म कर दीजिए कि आपको हमारी आवाज आ रही है। नजम, आपकी आवाज नहीं आ रही, जबकि आपका माइक खुला हुआ है। चेक कीजिए क्या मसला है। अच्छा चलें जी, खैर हम 10 मिनट लेट हो गए हैं। सो आई वेलकम टू द फर्स्ट क्लास क्वेश्चन आंसर सेशन ऑफ फिफ्थ हाइब्रिड कोर्स। ये हमने इस साल के शुरू से ये कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए थे हाइब्रिड के, और मकसद इसका ये था कि जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता और वो रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, तो हम ऐसा करेंगे कि उन्हें मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, वीडियोस, ऑडियोज और मटेरियल सब कुछ, और आप अपने पेस के ऊपर पढ़ेंगे। हम हफ्ते में 2 दफा क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, जैसे कि आपका है, आज आपका पहला सेशन है, और इसी तरह आपका अगला सेशन फ्राइडे को होगा गालिबन। तो मंडे और फ्राइडे आपके दिन है, 11:15 से 11:15 रात को इस टाइम के ऊपर। तो आप ये देख लीजिए कि आधे घंटे का ही टाइम होता है, इसके अंदर ही आपने क्वेश्चन पूछने हैं। और अगर आप लेट ज्वाइन करेंगे तो फिर लाजमी बात है कि वो फिर टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो हमें कभी कभार, क्योंकि हम थोड़े से लोग हैं, तो हमें फिर दूसरे का इंतजार भी करना पड़ता है। लेकिन अगर हमें ऐसा हुआ कि ज़्यादा लेट हो रहा हुआ तो हम शुरू कर दिया करेंगे। एनीवेज जी, नजम, आपको मेरी आवाज तो आ रही है, आपकी आवाज हमें क्यों नहीं आ रही, क्या वजह है? एक मैं तरीका आपको बताता हूं, अगर आप लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करें तो उम्मीद है कि आपका माइक ये आइडेंटिफाई कर लेगा। लेकिन उससे पेशतर ऑडियो में देखिए, इधर जो आपका विंडो खुली होगी उसके अंदर ऑडियो आ रहा होगा, ऑडियो में चेक कर लीजिए कहीं आपका माइक का कोई और मसला तो नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं हुआ हुआ या कोई मसला। तो ऑडियो में जाके माइक को जरा चेक कर लें, और अगर नहीं काम होता तो फिर लॉग आउट करके लॉग इन करें तो ठीक हो जाएगा। मुझे इसलिए आपकी आवाज की जरूरत है कि आप लोगों ने क्वेश्चन पूछने हैं, और जब आप बोल नहीं सकेंगे तो फिर क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नजम जी, जनाब। जी, अब आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, क्या किया आपने, कैसे आवाज आ गई? एक्चुअली डिफॉल्ट में इसने बिल्ट इन माइक्रोफोन यूज कर रहा था और मैं हेडफोन यूज कर रहा था, वो मैंने चेंज किया है। राइट जी, वंडरफुल हो गया जी। अभी हम 3 लोग मौजूद हैं। वेबिनार अकबर ने भी अटेंड किया हुआ है, फ्री वेबिनार मैंने जो पहले कहा था आप लोगों को, उसको सुन के आए, और खुर्रम ने भी किया हुआ है। नजम ने किया कि नहीं किया, बताइए। जी, मैंने बिल्कुल वो किया है। 2-3 अच्छा, दिन कबल मैंने वो आपका फ्री वेबिनार कंप्लीट मैंने जो है उसको गो थ्रू किया है, ओके, और उससे मुझे काफी जो है वो इंसाइट मिली है उससे, और इंफॉर्मेटिव था, बहुत इंफॉर्मेटिव था वो। राइट। अच्छा जी, अब आप तीनों बताइए कि आप लोगों को इस वेबिनार के हवाले से कोई क्वेरीज ज़हन में कोई चीज आई हो, कोई क्वेश्चंस हो आपके ओवरऑल कोर्स के मुताबिक बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। जी अकबर बोलिए। सर मेरे कुछ कंसर्न्स थे। बेसिकली वेबिनार वेबिनार का ज़्यादातर पोर्शन जो था वो एग्ज़ाम और पीएमपी की हिस्ट्री वगैरह और ये वो चीज़ें थी, जी और बिल्कुल ऐसा लास्ट वाला जो पोर्शन था उसमें तो तकरीबन वो तेज़ी से कंटेंट आउटलाइन का था। जी सर हो गया था। आपकी तो आवाज सर बंद हो गई है। एग्ज़ाम के बारे में सर काफ़ी सारी वो वीडियोस में मैंने देखा था कि लोग कह रहे थे कि अगर आप ऑनलाइन घर में एग्जाम देते हैं, थोड़ा सा भी आपका मुंह हिल जाए या फिर वो कुछ लोगों को पढ़ते हुए बोलने की आदत होती है, तो वो उस तरह के इश्यूज होते हैं, उसमें वो एग्जाम कैंसिल कर देते हैं और दोबारा एग्जाम देने के लिए फीस पे करनी पड़ती है, मैं आपको और बताता मतलब कि वो ज़्यादा सख्ती करते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। बात ये थी कि कोविड की वजह से, और वैसे भी पीएमआई ऑलरेडी वाज ट्राइंग कि ऑनलाइन प्रोमेट अपना प्रॉक्टर्ड एग्जाम शुरू किया जाए, तो कोविड की वजह से उन्हें चांस मिल गया, उन्होंने वो ये शुरू कर दिया।
ऑनलाइन के अंदर मसला ये होता है कि इट इज अ प्रॉक्टर्ड एग्जाम। प्रॉक्टर्ड एग्जाम का मतलब ये होता है कि somebody इज वॉचिंग यू। जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं तो आपका माइक, आपका कैमरा, उसके थ्रू वो आपको देख रहे होते हैं, आपको सुन रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। और इसके अलावा एग्जाम शुरू करने से पहले उसकी कुछ शराइत हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं। ये एक्स्ट्रा काम है। अगर आप एग्जाम सेंटर में जाके देंगे तो ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक्स्ट्रा काम है कि आपको पहले जनाब कमरा जो है वो उसमें कोई और चीज ना पड़ी हो, फिर आप उसको जब शुरू करते हैं सेशन तो सारे कमरे की इंस्पेक्शन कराते हैं, टेबल दिखाते हैं। कमरे में एक ही दरवाजा होना चाहिए और वो आपकी बैक पे होना चाहिए ताकि अगर कोई अंदर आए तो नजर आए। नोट्स कोई नहीं होने चाहिए आपके पास। ये सारी चीजें वो इंस्पेक्ट करते हैं, आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी भी चेक करते हैं। मसला ये होता है क्योंकि उन्होंने आपको प्रॉक्टर करना होता है, तो वो एक एक तरह से जिसको कहते हैं ना कार्बन कॉपी टाइप सॉफ्टवेयर होता है या स्पाई सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल हो जाता है। उसकी वजह से वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं आपकी कीज कौन सी प्रेस हो रही हैं, क्या कर रहे हैं आप, आपने कोई और विंडो तो नहीं खोली वगैरह वगैरह। अच्छा, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर फायरवॉल वगैरह लगी हो तो वो नहीं काम करेगा। तो सबसे पहला काम ये करेंगे, फायरवॉल वगैरह हटा दें। और मैं तो ये कहता हूं कि एग्जाम के लिए एक बिल्कुल फ्रेश नया कंप्यूटर अगर लें तो ज्यादा बेहतर है, ताकि आपका कंप्यूटर हैंग ना हो, पता लगे मेमोरी सारी खत्म हुई हुई है, कोई और हिसाब किताब है। तो कोई एक फ्रेश कंप्यूटर लेके आप उससे करें, उसमें फायरवॉल नहीं होनी चाहिए। या अगर फायरवॉल अव्वल तो होनी नहीं चाहिए, अगर है तो उसको डीएक्टिवेट कर दें, आपको मसला नहीं होगा। पहली बात तो ये होगी। इन मसाइल की वजह से अगर आपका एग्जाम नहीं कंप्लीट हो पाता तो ये आपका कसूर है, तो वो आपको नया चांस नहीं देंगे। हाँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है, कोई और चीज है, उसके ऊपर वो आपको चांस दे सकते हैं, देते हैं। दिस इज बट नेचुरल कि आप ऑनलाइन बैठे हुए हैं, हो सकता है कि कहीं नेट का प्रॉब्लम हो जाए या कोई चीज हो जाए, तो वो कोई ऐसा मसला नहीं। इतने कोई जालिम लोग भी नहीं है कि वो बिला वजह आपका वो करेंगे। आप उनको बाकायदा रीजन करेंगे, वो आपको उसको अलाउ करेंगे दोबारा भी एग्जाम के लिए। बल्कि आपका एग्जाम चल रहा होता है, यू कैन डिस्कनेक्ट एंड अगेन कनेक्ट इनटू द सेम एग्जाम, ऐसी बात है। मगर ये कि अगर तो कोई बिल्कुल ही ड्रास्टिकली आपका बिल्कुल ही खत्म हो गया है तो फिर आपको उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, फिर वो आपको नई डेट देते हैं और वो हो सकता है। मतलब ये है कि मैं पार्शली जो आपकी बात है वो ठीक है, लेकिन पार्शली गलत भी है। मतलब ऐसा कुछ जुल्म नहीं है कि आपका तो बस पैसे जाया ही हो जाएंगे लाजमी। हाँ, अगर आपकी कोताही है, आपने फायरवॉल वगैरह की इंस्ट्रक्शन जो उन्होंने दी हुई हैं उनके मुताबिक आपने उसे बंद नहीं किया हुआ, या कोई और चक्कर है, या आप चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई और आपने दरक लगाई हुई है, उसकी वजह से आपका पेपर कैंसिल होता है, तो इसमें आपका कसूर है, उनका कोई कसूर नहीं है। तब वो आपको नया चांस नहीं देंगे। ये है जी। सर फिर बेटर क्या आप सजेस्ट करते हैं कि वो देखिए, इससे दूसरा वाला सिस्टम देख लीजिए? मैं तो ये कहूंगा कि अगर तो एग्जाम सेंटर मौजूद है और खुला हुआ है और कोविड का मसला नहीं है तो वहां जाके दें, तो आपकी काफी इनमें से मसाइल खत्म हो जाते हैं। लेकिन दूसरी एक बात यह है कि यहाँ ईज है, घर में बैठे हुए आप एग्जाम दे रहे हैं, ईज के साथ कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी हैं, उन प्रॉब्लम्स को आप दूर कर लें तो घर से भी दे सकते हैं। जी जनाब। जी खुर्रम, आपको भी बात समझ आई ना? नजम। जी बिल्कुल, आपकी डिटेल से बात ये बिल्कुल अंडरस्टैंड कर ली है। हम्म, एग्जाम सेंटर के अपने बेनिफिट्स हैं और घर का सिर्फ यही एस्पेक्ट है कि आप कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में हैं। हाँ, लेकिन ये प्री कंडीशंस आपने खुद से मैनेज करनी है, और अगर प्री कंडीशन मैनेज नहीं कर पाते आप तो बिल्कुल। फिर डेफिनेटली यू विल बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। हाँ, और दूसरी बात ये क्या है, अनफेयर मीन्स इस्तेमाल नहीं करने। अगर उन्होंने वो पकड़ लिया तो एग्जैक्टली, फिर तो वो कैंसिल करेंगे ना भाई। फिर हमें एग्जैक्टली। बाद में लोग बड़े मासूम बनते हैं, नहीं हमें तो पता भी नहीं था, हमने तो कुछ भी नहीं किया। हमेशा मुजरिम हमेशा यही कहता है। अगर उन्होंने आपकी कोई चीटिंग पकड़ ली है तो फिर आपको रोने की तो कोई जरूरत नहीं है ना।
फिर तो वो पेपर आपका जरूर कैंसिल करेंगे और पैसे भी जब्त करेंगे। ये भी पिछले दिनों एक मसला चला हुआ था कि इंडियंस ने अनाउंस किया हुआ था कि जनाब आपका एग्जाम हम देंगे, और वो मिडिल ईस्ट के अंदर खाता चला हुआ था, उनको लोग पैसे देते थे, वो आपकी जगह जाके एग्जाम दे देता था, और वो चारा उन्होंने जुगाड़ बनाई हुई थी। लेकिन वो रिपोर्ट हो गया, और रिपोर्ट होने के बाद उन्होंने दुबई से अपीयर होने वाले, पास होने वाले सारे लोग जो उन 10-15 दिन के अंदर थे, उन सबको फेल कर दिया विदाउट लिसनिंग टू एनी रीजन। तो मेरा ख्याल है ये जस्टिफाइड है। जब लुट्टी डाल देंगे आप तो फिर तो ये होगा। तो मतलब अगर आप ऑनेस्ट हैं, फ्री हैं, आपने कोई गड़बड़ नहीं की, तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ टेक्निकली चीजें ठीक कर लें। जी जनाब, और कुछ? एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, आप लोग सोचिए, अगर कोई सवाल ज़हन में आता है, मैं क्विकली ये कुछ स्लाइड्स आपके सामने फ्लैश करता हूं। मुझे तो खैर नेचुरली आप लोग जानते ही होंगे, मेरा नाम सोहेल इकबाल है, और मैं तकरीबन पिछले 20-21 सालों से सिर्फ पीएमपी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स करवा रहा हूं। इससे पेशतर मैं आई एम अ सिविल इंजीनियर, तो उससे पेशतर मैं कोई 35 साल का मेरा टोटल एक्सपीरियंस है इंजीनियरिंग का। उसके बाद 20 साल यहाँ पे। तो मतलब कहने का ये है कि आई हैव बीन इन सिनेरियोज, आईटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, सोशल प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, अदर प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। मतलब ये है कि आई एम नॉट स्पेसिफिकली लुकिंग एट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंजीनियर, बट मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, तो मैं उस पर्सपेक्टिव से भी देखता हूँ, और मैं जेनेरिक पर्सपेक्टिव से भी देखता हूँ। तो इसलिए मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को जरा डिफरेंट तरह से लेता हूँ। मतलब मैं उसको किसी एक डिसिप्लिन से अटैच नहीं करता। तो बाकी ये है कि आपके सामने मैं अवेलेबल हूँ, और आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उसकी रोशनी में अगर आपने कोई भी क्वेश्चन करने हो तो वो आप कर सकते हैं। एक्सेस मैंने आपको दे दी थी, अगर आप चाहते और आप वेबिनार से बियॉन्ड लेक्चर सुनना चाहते तो आप सुन सकते थे, और आपने सुने भी होंगे। गालबन अकबर ने कंफर्म किया कि उन्होंने काफी सारे लेक्चर सुन लिए। तो आप लोगों ने, बाकियों ने, कुछ खुर्रम भी पुराने स्टूडेंट है इस वक्त, सबसे पुराने स्टूडेंट आप तीनों में से खुर्रम है। ये पहले किसी और सेशन में थे, फिर वहां कंटिन्यू नहीं कर सके अपनी मसरूफियत की वजह से, फिर इनको हमने अभी इसमें शामिल किया। नजम जो है, ये नेचुरली इनके साथ मेरी बड़ी पुरानी जान पहचान है। एजाइल जो मतलब पाकिस्तान एसोसिएट एजाइल डेवलपमेंट सोसाइटी है, उसके गालिबन अभी भी कुछ करता धरता होंगे। ये भी पता नहीं है कि क्या पोजीशन है। क्या करते हैं ये नजम आजकल आप? एक्चुअली आजकल मैं थोड़ा सा एजाइल से कट ऑफ हुआ हूँ सोसाइटी से। बेसिकली इनिशियली तो उसको फाउंडिंग मेंबर हूँ मैं। आपके नॉलेज में है कि फाउंडिंग मेंबर तक मैं 4 साल तक तो मैंने उसको टाइम दिया, लेकिन ड्यू टू प्रोफेशनल कमिटमेंट्स मेरे पास हाँ, टाइम नहीं था। तो अच्छा, मैं थोड़ा सा साइड पर लाइन हो गया हूँ, लेकिन टाइम टू टाइम मैं उनकी एक्टिविटीज को जस्ट हेलो हाय रहती है उस पूरी टीम अच्छा, से, जो समाज चैप्टर है, जो बाकी उनका मेन जो ओके, सेंट्रल उनके टीम है उसके साथ भी। लेकिन राइट, पर्सनली मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ ज्यादा। अच्छा, अच्छा। थोड़ा ब्रीफली इंट्रोड्यूस करा दीजिए, बाकी लोगों से भी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जी, मेरा नाम नजम फारूक अलवी है। मैं बेसिकली आईटी प्रोफेशनल हूँ, और मेरा ऑलमोस्ट कोई 14 इयर्स का आईटी फील्ड का, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। मैं बेसिकली पहले एक बेल्जियन कंपनी के साथ काम करता रहा हूँ एज ए कंट्री मैनेजर। फिर मैंने पब्लिक सेक्टर को ज्वाइन कर लिया। मैंने सुप्रीम कोर्ट को सर्व किया ऑलमोस्ट 2 ईयर एज ए डायरेक्टर आईटी, और करंटली मैं एज ए डायरेक्टर आईटी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स में काम कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, और मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो एमएस है, एमएस इन आईटी। ओके, वंडरफुल। खुर्रम साहब, आप भी जरा थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए ताकि सर बाकी मैं लोग। दोबारा अपना तारुफ करा देता हूँ सर। बेसिकली आई एम सिविल इंजीनियर। मैंने 1993 में सिविल इंजीनियरिंग की थी। देन एमएस ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग मैंने की हुई है, और एमएस कंप्यूटर साइंस भी मैंने की हुई है सर। और आई एम रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी एज फुल कर्नल, और आई एम रनिंग अप माय ओन कंपनी कॉमरेड्स प्लानिंग एंड डिजाइन कंसल्टेंट, पार्ट ऑफ कॉमरेड्स ग्रुप ऑफ कंपनीज, उसको मैं रन कर रहा हूँ आजकल। जबरदस्त। रिसेंटली ये भी डेवलप किया, और कुछ इसमें
उसी के प्रोजेक्ट सिलसिले से में भी आप आजकल मसरूफ थे ना? सर उसी के सिलसिले में था सर। अच्छा अच्छा। अकबर साहब आप बताइए जनाब। सर मेरा नाम अकबर अली है और मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में एज एन इंजीनियरिंग ऑफिसर काम कर रहा हूँ। सर माइक जरा और करीब मैं कर लें, आपकी आवाज ठीक नहीं आती है। सर आप मैं वाले पाकिस्तान। सर अभी आ रही है आवाज? हाँ जी, जरा मुंह माइक के करीब कर लें जहाँ कहीं भी है। सर अभी आ रही है आवाज? जी जी। सर मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में एज एन इंजीनियरिंग ऑफिसर सर्व कर रहा हूँ। 2014 में ग्रेजुएट हुआ हूँ मैं। मेरा टोटल 5 to 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है ओके, और अटक के मेरी पोस्ट है जबरदस्त। और मैकेनिकल। अच्छा अच्छा, चलें जी, जबरदस्त। जनरली आप लोग एक दूसरे को पहचान गए हैं। अब मैं आपको सिर्फ जो उस वेबिनार में था उन्हीं चीजों को आपके सामने फ्लैश करूंगा। अगर कहीं कोई आपको लगे कि यार ये कोई बात समझ नहीं आई हुई या कोई क्वेश्चन इसके बारे में है, आप पूछ सकते हैं। तो ये इसको मैंने मॉड्यूल 0 के तौर पे रखा है। उसी वेबिनार का कंटेंट तकरीबन है, थोड़ी चीजें शायद इसमें ज्यादा होंगी। ये मॉड्यूल 0 है। ये आपको जो मैंने मटेरियल दिया है उसके अंदर ये चीजें सारी मौजूद है, सारी प्रेजेंटेशंस मौजूद हैं। तो मॉड्यूल 0 को अगर आप देखेंगे तो वो ये है। इसके अंदर पहले बताया जा रहा है कि जी कौन कौन से स्टैंडर्ड्स किताबें हैं पीएमआई की ने जो रिलीज की हैं। इसकी डिस्कशन आप वहां से सुन सकते हैं कि ये 2 गाइड्स हैं, एक पीएमबीओ के गाइड है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, एक बिजनेस एनालिसिस की गाइड है। इसी तरीके के साथ जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अंदर आता है स्टैंडर्ड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड फॉर प्रोग्राम मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और फिर इन तीनों का ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड। तो ये 4 बुनियादी स्टैंडर्ड हैं, ये कोर स्टैंडर्ड्स कहलवाते हैं। तो मतलब आप यूं समझिए प्रोजेक्ट प्रोग्राम और पोर्टफोलियो को मिला के ओपीएम बनता है। ओवरऑल ओपीएम का भी स्टैंडर्ड है, उन तीनों का अलग अलग एक स्टैंडर्ड है। इसके अलावा रिसेंटली 2 नए स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस हुए हैं, एक रिस्क मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड और एक अर्न वैल्यू का। इससे पेशतर इनकी कुछ गाइडलाइंस तो अवेलेबल थी, लेकिन द स्टैंडर्ड के नाम से कोई चीज नहीं थी। द स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड्स में सबसे आला और अरफा दर्जा है। इसके अलावा फिर हमारे पास द स्टैंडर्ड से नीचे जो चीज होती है उसको हम कहते हैं प्रैक्टिस स्टैंडर्ड। प्रैक्टिस स्टैंडर्ड है कि जिस चीज को की गाइडलाइन बनानी है वो पहले उसकी प्रैक्टिस स्टैंडर्ड बनाते हैं। अगर वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए कि उसको द स्टैंडर्ड का स्टेटस देना है, जैसे मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट वाज अ प्रैक्टिस स्टैंडर्ड, नाउ इट इज द स्टैंडर्ड। इसके 2 एडिशन गालिबन एज अ प्रैक्टिस स्टैंडर्ड गुजरे हैं। लेकिन अब ये जब द स्टैंडर्ड बना है, अगर आप पीछे जाके देखें द स्टैंडर्ड में वो कहता है कि सिर्फ प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, अब ये पोर्टफोलियो प्रोग्राम और प्रोजेक्ट तीनों की रिस्क मैनेजमेंट है। इसी तरह अर्न वैल्यू मैनेजमेंट जो था ये भी, ये जैसे आप देख सकते हैं टॉप पे राइट साइड पे जो है, ये भी पहले प्रैक्टिस स्टैंडर्ड था। इसके भी 2-3 एडिशन वहां गुजर चुके थे और अब ये जाके अर्न वैल्यू का बाकायदा स्टैंडर्ड बन गया है। बाकी चीजें अभी प्रैक्टिस स्टैंडर्ड स्टेज में है, स्केड्यूलिंग का है, एस्टिमेशन का है, कॉन्फ़िगरेशन का है, डब्ल्यूबीएस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का है और इसके अलावा कुछ होती हैं प्रैक्टिस गाइड्स। ये जो आपको बिजनेस एनालिसिस की बॉडी ऑफ नॉलेज नजर आती है या फॉर दैट मैटर गाइड नजर आती है, ये बुनियादी तौर पे इन पहले 2 चीजों के ऊपर बेस्ड है, बिजनेस एनालिसिस की प्रैक्टिस गाइड के ऊपर और रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट की प्रैक्टिस गाइड के ऊपर। मतलब ये चीजें पहले बनी थी और फिर अल्टीमेटली उन्होंने उसको बिजनेस एनालिसिस की गाइड में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह जो प्रैक्टिस गाइड्स हैं उसमें गवर्नेंस ऑफ पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम्स हैं, ओपीएम की इंप्लीमेंटेशन, एजाइल की एक प्रैक्टिस गाइड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, खासतौर पे यहाँ के लिए रेफरल है इस एग्जाम के लिए। और एरियाज हैं जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को कैसे डील करना है, चेंज को ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हैंडल करना है। बेनिफिट रियलाइजेशन का ज्यादातर ताल्लुक जो होता है ये प्रोग्राम के साथ होता है, लेकिन प्रोजेक्ट्स की भी बेनिफिट्स होते हैं और उनकी बेनिफिट रियलाइजेशन का भी एक प्लान होता है। इसी तरह फिर एक्सटेंशंस आ जाती हैं। अभी इस वक्त सर्टेन इंडस्ट्रीज और सर्टेन एरियाज उनकी एक्सटेंशंस मौजूद हैं। कंस्ट्रक्शन की एक्सटेंशन मौजूद है, मतलब दिस हैज टू बी रेड इन एडिशन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, इसलिए इसको पीएमबीओ के एक्सटेंशन कहते हैं।
तो कंस्ट्रक्शन वाला जो है, इंजीनियर जो है, वो पीएमबीओके को तो फॉलो करेगा ही करेगा, लेकिन इन एडिशन टू दैट जो मजीद गाइडलाइन स्पेसिफिक टू कंस्ट्रक्शन है वो उसको इसमें मिलेंगी। इसी तरह गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट एक्सटेंशन है, सॉफ्टवेयर के लिए सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन है, और इस तरह सुना है कुछ और भी एक्सटेंशन जो है वो अल्टीमेटली आ रही हैं। बल्कि अभी मैंने लेटली सुना कि पीएमआई इज इंट्रोड्यूसिंग अ सर्टिफिकेशन फॉर कंस्ट्रक्शन आल्सो, और बल्कि उसकी मिनी माइक्रो एक क्रेडेंशियल होता है, माइक्रो सर्टिफिकेशन होती है, वो उसके 2 कोर्सेज तो उन्होंने अनाउंस भी कर दिए हुए हैं, उनकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। लेकिन जो बाकायदा प्रॉपर जैसे पीएमपी सर्टिफिकेशन है उस तरह की सर्टिफिकेशन, उसका नाम इन्होंने रखा है पीबीईपी, वो सर्टिफिकेशन जो है वो जल्दी अनाउंस होने वाली है। खैर ये आगे चलते हैं। मैच्योरिटी मॉडल है इनका, फ्रेमवर्क एक ही फ्रेमवर्क है, और ये फ्रेमवर्क है कि प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी कॉम्पिटेंसी को कैसे डेवलप करे। तो ये 3rd एडिशन में चल रहा है, और इसके अंदर वो कहता है जी प्रोजेक्ट मैनेजर को अपनी कॉम्पिटेंसी चेक कैसे करनी चाहिए और उसको एनहांस और इंप्रूव कैसे करना चाहिए। बट इट इज नॉट ओनली फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर्स, ये प्रोग्राम और पोर्टफोलियो मैनेजर्स के ऊपर भी अप्लाई करता है। फिर एक ग्लॉसरी जैसे होती है हर किताब के एंड के ऊपर, पीएमआई ने क्या किया कि अपने सारे स्टैंडर्ड्स की एक ग्लॉसरी बना दी। मतलब ग्लॉसरी अदरवाइज हर किताब में मौजूद है, हर स्टैंडर्ड में मौजूद है, लेकिन ओवरऑल सबकी एक ग्लॉसरी इसलिए बना दी ताकि ये ना हो कि एक किताब या एक स्टैंडर्ड कोई और जुबान में बात कर रहा है, दूसरा कोई और डेफिनेशन दे रहा है, तो सबकी डेफिनेशन एक हो। तो वो पीएमआई लेक्सिकॉन जो है वो सबका बुनियादी सेंट्रल रेफरेंस पॉइंट है। So all the glossaries of all the standards should coincide with the PMI lexicon. तो ये पूरी किताब जो है इसमें तमाम टर्म्स एंड उसकी टर्मिनोलॉजीज दी हुई हैं जो किसी भी प्रोग्राम की है, पोर्टफोलियो की है, किसी भी स्टैंडर्ड में जो इस्तेमाल हुई है वो यहाँ दी हुई है। तो बिजनेस एनालिसिस के हवाले से आप ये 3 चीजें हैं आपके सामने, एक गाइड है और 2 प्रैक्टिस गाइड्स हैं। अर्न वैल्यू के हवाले से आप देखते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड बना है ये पहले ये भी प्रैक्टिस स्टैंडर्ड था। इसी तरह अगर ओपीएम की बात करें, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसमें एक तो इसका स्टैंडर्ड है, इससे पेशतर जो इसके प्रैक्टिस गाइड्स थी वो ये 2 थी, एक कि ओपीएम को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए और दूसरा इनकी गवर्नेंस कैसे होती है। ये जनाब बहुत से स्टैंडर्ड्स और ये सारी चीजें, और लेकिन ये सब के सब आपको पढ़ना जरूरी नहीं है पीएमपी के लिए। पीएमपी करना है तो पीएमपी की किताब, ये हैंडबुक मौजूद है। सीएपीएम करना है तो सीएपीएम की हैंडबुक को रेफर करेंगे। सीएपीएम बुनियादी तौर पे जूनियर लेवल लोगों के लिए है जो विद वेरी मिनिमल एक्सपीरियंस और नो एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। उनको अगर एग्जाम देना है तो वो सीएपीएम का देंगे, सर्टिफाइड एसोसिएट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और आप लोग जो कम से कम 3 साल का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस रखते हैं, यू क्वालिफाई फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल। तो आप अपनी रिक्विजिट किताब उठाएंगे और उसको पढ़ेंगे। इसके अलावा जो सिलेबस आपका दिया हुआ है, जो जिसे आप कहते हैं कोर्स कंटेंट जो है, वो एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन, ये भी 2 किताबें हैं। ये मैंने आपको सब चीजें प्रोवाइड की हैं, ये पीएमआई की वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पीएमपी कर रहे हैं तो पीएमपी का ईसीओ डाउनलोड कर लें, सीएपीएम कर रहे हैं तो सीएपीएम का कर लें। दोनों में बताया हुआ है कि ये पीएमपी का सिलेबस क्या है या सीएपीएम का सिलेबस क्या है। तो आपने उसी सिलेबस को तैयार करना है, क्योंकि जो लोग एग्जाम बनाते हैं उनको यही दिया जाता है, एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन, और इसमें दी हुई चीजों को देखकर ही वो एग्जाम बनाते हैं। तो मतलब ये है कि अगर किसी का ये ख्याल है कि एग्जाम पीएमबीओके में से ही आएगा तो वो गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि पीएमबीओके बेकार है, पीएमबीओके में बहुत सी चीजें जो हैं वो दी हुई हैं और वो सबकी सब इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम ये कोई जरूरी नहीं है कि सवाल पीएमबीओके के अंदर से ही बने, वो कहीं बाहर से भी बन सकता है। तो इन चीजों को जरा ध्यान में रखिएगा। ये जनाब हैंडबुक है, ये सीएपीएम की है, ये इनका पूरा तरीकाकार है जो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि टाइम भी हमारा पूरा हो गया है। मैं जनरली क्विकली आपको ये दिखाना चाहता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने वहां देख लिया होगा कि जनाब पीएमपी के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सीएपीएम के लिए क्या है और किस तरह से शो करें। मैं तो
ये जानना चाह रहा था कि अगर इनमें से कोई बात समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछें। जी अकबर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं सर ये कहना चाह रहा था कि क्यों ना हम जो पहले बात हो चुकी उसको रिपीट ना करें, अगर बाकी एग्जैक्टली पार्टिसिपेंट्स एग्जैक्टली मेरी यही कोशिश है, मैं फ्री हो। इसीलिए स्लाइडों को आगे निकाल रहा हूँ। और अगर मैं जो स्लाइडें निकाल रहा हूँ, अगर आपको बीच में कहीं कोई याद आ जाता है कि यार यहाँ से क्वेश्चन करना है, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। ये मेरा मकसद था। दूसरा सर एक और भी सजेशन है मेरी जी जी कि हम तीनों पार्टिसिपेंट्स में से किसी ने ज्यादा चैप्टर पढ़ लिए होंगे, किसी ने कम पढ़े होंगे, किसी ने जी जी जस्ट स्टार्ट ही लिया हो, बिल्कुल। तो क्यों ना हम क्वेश्चंस का कोई बैकलॉग बना लें, जिस तरह से ग्रुप में क्वेश्चंस हम जो जिस वक्त जहन में आए फ्लोट कर दें, और जब हाँ क्लास हो उस दिन के रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हैं आप उसमें से पिक करके वो ब्रीफ कर दें। फिर नेक्स्ट बहुत क्लास के लिए जो वो वाले क्वेश्चंस हों जो अगली क्लास में एड्रेस होने हों, वो अगली बिल्कुल में बिल्कुल एड्रेस हो जाएं। इस तरह से सर ये होगा कि कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो स्मूथली क्लियर होते रहेंगे। सर, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती, लेकिन ये तो आपकी तरफ का प्रॉब्लम है। मैं तो यही कहता हूँ कि मुझे क्वेश्चन आप भेज दें, मैं पहले से ही उनको फिगर आउट करके रखूंगा यार इनका क्या, मैंने जवाब उनके ऊपर बात करनी है। लेकिन वो जी कोई भी नहीं मैंने सर भेजता। किए हुए हैं नोट, मैंने अपने पास ही नोट किए हुए थे। अच्छा, जी खैर अभी अब मुझे नहीं इस पता, वक्त मैं तस्दीक नहीं लगा किसी फॉर को। द टाइम बीइंग हम सिर्फ वेबिनार की हद तक रहेंगे, लेकिन आपके जो आगे के क्वेश्चन है वो मैं आपको जी अलहदा से टाइम दे दूंगा कि मैं इस सेशन के बाद या किसी भी वक्त आप अलहदा से सेशन लेना चाहें तो जो आगे के क्वेश्चन है मैं उनका जवाब आपको देने के लिए तैयार हूँ। यू डोंट हैव टू वेट सर, कि जी क्लास वहां तक पहुंचेगी तो सवाल करेंगे। वेबिनार के हवाले से भी सर कुछ क्वेश्चन है। हाँ वेबिनार के पूछे ना, बताएं, आप अभी बताएं। सर ये मुझे काइंडली ये बता दें कि कब किसी इंडिविजुअल को पता चलेगा कि नाउ ही इज रेडी फॉर एग्जाम। मतलब जब पीएमबीओ मैं पढ़ रहा था मुझे लगा कि मैं अच्छा जा रहा हूँ, जी लेकिन फिर जब मैंने दूसरी बुक उठाई तो मुझे लगा नहीं नहीं अभी तो तैयारी नहीं हुई, वो भी पढ़ ली। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस एग्जाम एक जो आपने मुझे सेंड किया था वो दिया, तो मुझे लगा नहीं यार अभी तो बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। ऐसे ही मतलब होता फिर है, ऐसे काफी ही होता देर है। कैसे पता चलेगा कि आप मैं बिल्कुल रेडी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप ऐसे ही होता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप करने से फायदा कोई नहीं होता। बेशक क्वेश्चंस करने के बाद आपको इस बात का एहसास होता है कि अभी तो बहुत सी चीजें हैं जो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन ये जो पहले पढ़ने वाली चीज है ये है कॉन्सेप्ट बनाने के लिए जरूरी है। लेकिन बहुत से ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो आप पढ़ेंगे लेकिन उन्हें आप ज्यादा लिफ्ट नहीं करवाएंगे। जब वो क्वेश्चन में बाद में आपको टेस्ट में नजर आएगा, आप कहेंगे ओ ये तो मैंने देखा था, ये तो मैंने उसको गौर से पढ़ा ही नहीं। तो देन यू विल बी एबल टू टर्न बैक एंड उसका जवाब वहां से देखेंगे, और फिर जो गलतियां आपकी रह गई हैं वो आप ब्रिज कर सकते हैं। लेकिन पहले तो यही है कि पहले तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल आप उसको चीजों को बेसिक्स को समझें, और जब वो कर लें, हाँ एक काम आप कर सकते हैं कि हर चैप्टर खत्म होने के बाद उस चैप्टर का एक छोटा मोटा क्विज कर लें। उससे ये पता चल जाएगा कि आप इस चैप्टर में कहाँ खड़े हैं और आपके कौन कौन से वीक पॉइंट्स हैं, आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर मैंने आपको एक एक्सेस दी थी एस्पायर की, पीएम एस्पायर की। आप मुझे बताइए आपको कौन से टेस्ट करने हैं, कौन से मॉड्यूल के करने हैं, कौन से चैप्टर के करने हैं, मैं आपको वो टेस्ट अलाउ कर दूंगा। ठीक है जी, और आप वो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको टेस्ट जब आप कहेंगे तो दूंगा, या जब आप एक मैटर कंप्लीट कर लेंगे, मिसाल के तौर पे जब से के मॉड्यूल 1 कंप्लीट होता है या जब फ्रेमवर्क कंप्लीट होता है तब मैं एक एग्जाम दूंगा। एक एग्जाम मैंने आपको पहले से दिया हुआ है, मैंने जो आप लोगों ने किया भी होगा, वो था प्री एवेल्युएशन। तो प्री एवेल्युएशन मैंने अभी तक देखा नहीं आपका रिजल्ट क्या है। अगर आप वो अटेम्प्ट करके मुझे पता चल जाए, मैं देख लूं, तो फिर मैं कुछ कमेंट कर सकता हूं। अदरवाइज मैं कुछ नहीं कह सकता कि आप लोग इस वक्त का आपका करंट स्टेटस क्या है। तो वो जरूर कर लीजिए। अब अगर वो पहले कर किया भी लीजिए। हुआ है तो दोबारा कर दीजिए। जी सही है बात। जी सर ठीक है, दोबारा भी कर लिया। हाँ दोबारा भी कर लीजिए।
उसे एक तो मतलब आपको पता चल ही गया होगा गलतियां क्या की हैं, तो एक तो वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, बात थोड़ी सी पक्की हो जाएगी, और आप कहेंगे तो मैं आपको और क्वेश्चन भी दूंगा। जी जनाब। खुर्रम, आपकी तरफ से कोई पॉइंट है? आपने तो खैर जी। नहीं सर, इसमें तो कोई नहीं है सर। ओके, नजम आपकी तरफ से? फॉर द टाइमिंग कोई नहीं है। अच्छा जी, अकबर मैंने आपने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया था, जो आपका प्रैक्टिस टेस्ट है अच्छा वो मैंने अटेम्प्ट कर लिया था। अब दोबारा से डेफिनेटली जब मैंने उसका रिजल्ट आया और उसको मैंने रिव्यू किया तो मुझे आपकी बात दुरुस्त है बिल्कुल। काफी हद तक बहुत सी चीजें जो है वो अल्टीमेटली देखा कि अच्छा ओके, यहाँ पे क्या चेंज है, यहाँ पे क्या चेंज है, कहाँ पे मैंने क्या चीज मिस कर दी, तो दैट वाज क्वाइट हेल्पफुल। बिल्कुल बिल्कुल। आज तो खैर पहला सेशन था, आप घबराए ना कि यार आज तो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल बातचीत नहीं हुई है। इन सेशंस को फ्रूटफुल आपने बनाना है। आप ज्यादा मतलब इंक्विजिटिव क्वेश्चंस करें और डिस्कशन लॉन्च हो, तब मजा आएगा। जी अकबर साहब। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि कितनी देर पहले पीएमआई की मेंबरशिप लेके रख लेनी चाहिए? अभी तक एप्लीकेशन मैंने वो आगे फ्लोट नहीं की, तो पहली बात मैं ये, उसमें खास पीएमआई तैयारी पता की नहीं। पीएमआई की मेंबरशिप फौरन ले लें। पीएमआई की मेंबरशिप फौरन ले लें। मेंबरशिप लेने के बाद अपनी पीएमपी की एप्लीकेशन भरना शुरू कर दें। अगर आपका एक्सपीरियंस पूरा है, अपनी एप्लीकेशन भरना शुरू करें। जब आप मुकम्मल कर लेते हैं, सबमिट करने से पहले आप मुझे इन्फॉर्म करें। मैं आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करूंगा, आपकी कोई गलती होगी तो आपको बताऊंगा, दुरुस्त की करूंगा उसकी, और उसके बाद मैं आपको कहूंगा आप इसे सबमिट कर दें। अच्छा, अगर आपका जो जो ट्रेनिंग के 35 कॉन्ट्रैक्ट आवर्स हैं, अगर वो पहले से पूरे नहीं हैं, तो आपको कोर्स के खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। या फॉर दैट मैटर, अगर आपने वीडियोस देख ली हुई हैं, जैसे कि अकबर ने काफी सारी वीडियोस देख ली हैं, अगर आपने वो सारी वीडियोस देख ली हैं तो आपके आवर्स कंप्लीट हो गए। मैं आपको अलाउ कर दूंगा कि अब आप एग्जाम सबमिट कर दें। ठीक है जी। जब आप एग्जाम सबमिट कर देते हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि एग्जाम आपने देना कब है, आपने जल्द अज जल्द एग्जाम देना है। जब आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट करते हैं तो पीएमआई देन रिव्यूज योर एप्लीकेशन, और आपका ऑडिट होता है। ऑडिट सबका नहीं होता, 10% का होता है एट रैंडम। अगर आपका ऑडिट में नाम नहीं आता तो आपको वो अलाउ कर देते हैं कि अब आप एग्जाम की डेट मांग सकते हैं। एग्जाम जो है, भले आप ऑनलाइन दें या आप उनके सेंटर में दें, वो बुनियादी तौर पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी एंटरप्राइज VUE वालों के साथ इनका एग्जाम होता है। तो VUE वाले जो हैं, उनको उनसे डेट उनसे लेनी होगी। पैसे आप पीएमआई को पे करेंगे, लेकिन डेट लेने के लिए वो आपको एक लिंक भेजेंगे। आप व्यू की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां जाके अपने एग्जाम की अपनी मर्जी की डेट लेंगे। एनी वर्किंग डे वो आपको टाइम दे देंगे, और उसमें आप अपनी मर्जी का टाइम, अपनी मर्जी की डेट लें और उसको बुक कर लें। आपको जो पीएमआई अलाउ करेगी कि अब आप एग्जाम दे सकते हैं, तो आपको 1 साल का वैलिडिटी पीरियड दिया जाएगा, एलिजिबिलिटी पीरियड। 1 साल के अंदर अंदर आपने एग्जाम देना है। और एक और बात बता दूं कि आप ये एग्जाम, अव्वल तो मेरी दुआ यही है कि आप पहले अटेम्प्ट में ही पास हो जाएं, लेकिन आपके पास 3 अटेम्प्ट्स हैं। अगर खुदा ना खास्ता आप एक दफा फेल हो जाते हैं, तो विदाउट रीसबमिटिंग योर एप्लीकेशन यू कैन अगेन अप्लाई फॉर एग्जाम एट अ नॉमिनल फी। ये आप देखें यहां पर लिखा हुआ है स्क्रीन पे, री एग्जामिनेशन। तो मेंबर के लिए $275 में आप एग्जाम री अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात तो आप मेंबर बने, उसके बाद आप एज अ मेंबर पहली दफा एग्जाम के लिए अप्लाई करें, $405। और अगर खुदा ना खास्ता आप फेल हो जाते हैं, तो री एग्जामिनेशन आपकी सिर्फ $275 में होगी, और अगर आप मेंबर नहीं हैं तो 375 में होगी। और पहला अटेम्प्ट जो है वो आपका 555 में होगा नॉन मेंबर के लिए। ठीक है जी।
तो तकरीबन 1 से 3 महीने का टाइम चाहिए होता है तैयारी के लिए, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने तेज हैं। मेरे हिसाब से आप अगर अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो 1 महीना बहुत है आपके लिए। जी जनाब। सर, मैं आपकी किसी पोस्ट में देख रहा था कि आपने कहा था कि इस वाले सेशन में जो अप्लाई करेंगे उनका ऑडिट नहीं होगा। और दूसरा क्वेश्चन हाँ सर मेरा ये कि एप्लीकेशन फाइल करने के बाद से लेके जो सेकंड प्रोसेस है VUE में बुकिंग लेने का, वो मतलब कि इंटरलिंक्ड हैं आपस में? मुझे ऑटो पे सर। वहाँ से डेट मिल जाएगी तो हाँ PMI को नहीं, लूँगा, या ऑटोमेटिक ये तो अलग? आपको उनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा जो PMI आपको बताएंगे। आपके एलिजिबिलिटी लेटर में लिखा होगा, एक वेब लिंक लिखा होगा, आपको ईमेल भी आएगी। उस पे क्लिक करेंगे तो व्यू की साइट खुल जाएगी। उसमें आप कहेंगे जी मैं PMP का एग्जाम बुक कराना चाहता हूँ, ये मेरा पासवर्ड है, नंबर ये मेरा लॉगिन है। वो आपको फिर बताएंगे जी ये कैलेंडर है, इसमें से कौन सा दिन चाहिए, किस शहर में चाहिए, वगैरह वगैरह। और वहां पे आप अपनी डेट चूज करेंगे। और टाइमिंग सर 24 आवर्स होती है इनकी, या नहीं नहीं नहीं, वर्किंग आवर्स में करते हैं। वैसे तो मेरा ख्याल है 24 आवर्स ही बन जाते हैं, क्योंकि व्यू वाले पूरी दुनिया में एग्जाम लेते हैं। लेकिन आपके मुल्क में जो वर्किंग आवर्स होंगे ना, उसके मुताबिक आपका एग्जाम। ऑडिट के बारे में कुछ बता रहे थे? ऑडिट का ये होता है कि 10% एट रैंडम होता है। इसमें कोई चक्कर नहीं नहीं, होता जो कि जी आप कह रहे थे कि नहीं होगा, क्योंकि हाँ आपके अच्छा ऐड। उसका उसका हाँ मैं बिल्कुल समझ गया आपकी बात। अच्छा उसके लिए एक मसला है। मसला ये है कि उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ते हैं। तकरीबन वो कोर्स जिसके जो हम प्रॉपर ATP के साथ करते हैं, वो 85 to 90,000 का पड़ता है। हमने वो चीज इसमें से निकाल दी है। उसका कोई इतना ज्यादा फायदा भी कोई नहीं है। मतलब ATP जो है, वो जब उनको लिख के देता है कि जी हमने इस बंदे को कोर्स कराया है और हमने देख लिया है कि ये फिट है, तो वो फिर आपका ऑडिट नहीं आता। लेकिन ऑडिट के हवाले से मैं ये बताऊं कि ऑडिट तो आता ही सिर्फ 10% का है। ठीक है ना। आई एम नॉट सेइंग कि आप झूठ बोलें, आपने रिस्पेक्टफुली बिल्कुल सच ही बोलना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। लेकिन अगर आपका नाम ऑडिट में आ भी जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा 5 से 14 दिन के अंदर वो क्लियर हो सकता है। आपने वो ट्रांसक्रिप्ट साइन करवाने हैं अपनी यूनिवर्सिटी से, 2-4 और जगहों से जहां से आपने एक्सपीरियंसेस हैं आपके, और वो उनको भिजवाने हैं। दैट्स अबाउट इट। सर, ऑडिट होने का इशू नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है वो मुझसे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं मांगेंगे जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन शायद मुझे बाउंड करे सर देखें, बताने के लिए? अभी मेरे पास एक अफगानिस्तान से एक स्टूडेंट की एप्लीकेशन आई हुई थी। उसने लिखा हुआ था, उस बजट था, उसने लिखा कॉन्फिडेंशियल। मैंने खुद जब अपनी एप्लीकेशन भरी, मैं भी फौज में था और मैं भी उस वक्त सर्विंग था। मैंने जब अपनी एप्लीकेशन भरी तो मैंने खुद वहां पे लिखा कि मैं अपने अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ये मैंने लिखा वहां पर। और मैं उसका जो नाम दे रहा हूं वो भी मैंने उसको चेंज किया है, मतलब असल से चेंज कर दिया है। जो नाम तो लिखना पड़ेगा ना कोई प्रोजेक्ट का। उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने उसमें से डिफेंस रिलेटेड चीजें निकाल के उसे जेनेरिक करके बना दिया था। तो आप बेशक जो चीजें सीक्रेट हैं या कॉन्फिडेंशियल हैं, वो बिल्कुल ना डिस्कस करें यहाँ पर। और यहाँ बेशक लिख दें कॉन्फिडेंशियल है। जी जनाब। अच्छा जी, अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम जुमे तक के लिए ब्रेक करते हैं। और नेचुरली टाइम भी आपका हो गया है, मैं बहुत ज्यादा ओवर शूट नहीं करना चाहता। वैसे हमने कोई 10 मिनट लेट शुरू किया था और हमने 20 मिनट लेट खत्म किया है। तो होप यू विल स्टडी थ्रू। अब आप अगला जो मैंने आपको अच्छा अपने मटेरियल को देखिएगा। उसके अंदर जो लेक्चर्स हैं, जो प्रेजेंटेशंस हैं, वो मैंने आपको 6th एडिशन की भी सारी की सारी दे दी हैं। और जो ये नया वर्जन है, जो एग्जाम चेंज हुआ है, उसकी भी दे दी है। पढ़ा तो मैं आपको नए वाले की रहा हूं। फील फ्री टू विजिट दोज प्रेजेंटेशंस ऑफ PMP6 ऑल्सो, बिकॉज उनके अंदर ज्यादा तफसील में चीजें डिस्क्राइब हुई हुई हैं। और मेरी PMP6 की वीडियोस
भी फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। ये वाली नहीं है, ये वाली सिर्फ आपके साथ शेयर की है मैंने, ये किसी और को नजर नहीं आ सकती, लेकिन वो वाली सबके लिए अवेलेबल है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, अदरवाइज आप यूट्यूब के ऊपर सर्च भी करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। मेरा मिस्टर सुहेल इकबाल के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा पेज। जी जनाब, एनीथिंग, एनी लास्ट रिमार्क्स? Okay, ji, if there is nothing more, let us call it a day, a night, whatever. Thank you very much for your participation and please ensure कि आप सबके सब तमाम क्लासेस में आया करें। वो मजबूरी कभी हो जाती है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये कोशिश यही होनी चाहिए कि आप इसको एंथुसियास्टिकली अटेंड करें, हीटेड डिस्कशन करें, क्वेश्चन तैयार करके लाएं, जो मटेरियल दिया है वो पढ़ के आएं, तो फिर हमें फायदा होगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। खुदा हाफिज। Okay, thank you very much, sir. Allah.